नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश की बन रहा पहचान। मध्य प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन की एक बड़ी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक जल निकायों जैसे नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों का संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के संरक्षण तथा पुनर्जीवन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, गहरीकरण और उनके आसपास पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं, जिससे वर्षा जल का बेहतर संचयन हो सके और भूजल स्तर में सुधार आए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चेक डैम, स्टॉप डैम और तालाब निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वर्षा का पानी संरक्षित किया जा सके। पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जल संरक्षण को सामाजिक अभियान का रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जल प्रबंधन को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे खेती, पेयजल और पर्यावरणीय संतुलन तीनों को लाभ मिल सके। जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से शुरू होने जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस मुहिम में आम जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के तहत पुराने जल स्रोतों की गाद निकालने, सफाई करने और उनके कैचमेंट एरिया को सुधारने पर जोर दिया जाएगा। नदियों के किनारों और जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे ताकि मिट्टी का कटाव रुके। जल की बर्बादी रोकने और वर्षा जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह अभियान प्रदेश के जल स्तर को बनाए रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। देश की कई महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल होने के साथ ही प्रदेश में 250 से ज्यादा नदियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संसाधनों के संरक्षण संवर्धन के लिए देश में आरंभ हुआ जल संचयन जन भागीदारी अभियान सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। मध्य प्रदेश के इस अभियान के प्रथम चरण में 2,79,000 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्वितीय चरण में भी मध्य प्रदेश में 64,395 कार्य प्रगति पर है और 72,647 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस प्रकार 1,37,042 संरचनाओं के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मध्य प्रदेश में जल संचयन की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सामुदायिक सहभागिता पर आधारित जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में देश के सन्मुख श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 19 मार्च से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके तहत पुराने कुएं, बावड़ियों को साफ किया जाएगा, नदियों किनारे पौधरोपण किया जाएगा, साथ ही फार्म पॉन्ड यानी कि खेतों पर भी ऐसे छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे और सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा
सुधेंद्र मोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से हर एक क्षेत्र पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। अब 19 मार्च से एक अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत एक बार फिर से जल गंगा संवर्धन अभियान जो है उसकी फिर से शुरुआत होगी। तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर पुराने कुएं बावड़ियां हैं उनको सफाई की जाएगी, तालाबों के किनारे पौधरोपण किया जाएगा, नदियों के किनारे पौधरोपण किया जाएगा। और एक विशेष करके एक बात और कही जा रही है कि खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए फार्म पॉन्ड भी बनाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप? ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी, प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न प्रदेशों में से इसको माना जाता है। जल की दृष्टि से भी आप देखेंगे, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ी बड़ी नदियों का मायका हमारे यहाँ है, और नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, इनके उद्गम हमारे यहाँ है, और ये तो गंगा से भी नदियां हमारे यहाँ है। तो कुल लेकिन कहीं ना कहीं जो दौड़ रही आधुनिकता के नाम पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने से, उससे कहीं ना कहीं जल को लेकर के संकट है। और ये संकट केवल भारत में या मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश दुनिया भर में इसका संकट है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत समय रहते सावधानी बरती है और कई प्रकार की बड़ी योजनाएं उन्होंने शामिल की है। जैसे नर्मदा का जल क्षिप्रा में, और नर्मदा का जल और कई नदियों में उन्होंने उसको जोड़ा है। भोपाल में नर्मदा का जल आने लगा है। इसी तरीके से नदी जोड़ो परियोजना उन्होंने शुरू की है। और दूसरा, पिछले दिनों उन्होंने शुरू किया था, बहुत आवश्यक, दो चीज पर बहुत आवश्यक है। एक तो जैसे कि उन्होंने कहा कि खेत का पानी खेत में रुके, उसके साथ गांव का पानी गांव में रुके, जंगल का पानी जंगल में रुके, ताकि धरती का वाटर लेवल अगर कंट्रोल रहेगा तो मैं समझता हूं जल का संरक्षण पर्याप्त होगा। तो दूसरा, जो नदियों का जो कैचमेंट एरिया माना जाता है, वहां पर ऐसे वृक्षारोपण हो जो जल का संचय करते हैं। दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक तो धरती से पानी लेकर के हवा में उड़ाते हैं, यूकेलिप्टस टाइप, और दूसरे पीपल जैसे, नीम जैसे, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो जल का संचय करते हैं, धरती को भी सुरक्षित रखते हैं। तो मैं समझता हूँ नदियों के कैचमेंट एरिया में ये भी हो। इसमें सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। लोग खेतों में भी अपना पेड़ लगाएं, और खुद हर खेत में जो कम से कम 20 बीघा का खेत किसी का होगा, तो उसमें 2-1 बीघा जमीन ऐसी होती है जो पानी रुकता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता। वहां पर अगर खेत तालाब की योजना बनाए, और खेत तालाब के बीच में जो मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम वो बनाए, मैं समझता हूँ उससे जल संरक्षण होगा। और मध्य प्रदेश वाकई जल संरक्षण की दिशा में एक अग्रणी राज्य है। अगर पिछली सरकार में भी देखें तो शिवराज जी ने भी नदियों की सफाई की थी, तालाबों की सफाई की थी, कैचमेंट एरिया में उन्होंने कहा था कि वृक्षारोपण लगे, और उस काम को और 2 कदम आगे बढ़ करके मोहन यादव जी ने नदी जोड़ो परियोजना, और फिर जो अभी खेत तालाब की उन्होंने बातचीत की है, ये मैं समझता हूं अद्भुत है। पानी बचाने की तरफ सरकार की नीति निर्णय के साथ साथ जन जागृति का होना बहुत जरूरी है। जी सुधेंद्र जी, अगर हमें जल संरक्षण करना है, जल संचयन करना है, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी, एक तो हमको सबसे पहले जरूरत है निरंतरता की, जो कंटिन्यूटी होती है एफर्ट्स में। अब मैं पिछले साल की जो जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश शासन का था, उसका एक पोर्टल पे, माय गवर्नमेंट पोर्टल पे जिक्र है, और उसमें लिखा है स्टार्ट डेट मार्च में कोई डेट है, और 30 जून उसकी एंड डेट दी हुई है। तो मेरा ये निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से भी कि ये एंड डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस काम को मिशन मोड में करना है। ये अभियान सिर्फ 30 जून तक का नहीं है। जल गंगा संवर्धन अभियान बहुत अच्छा है, इसकी निरंतरता बनाए रखें और इसको मिशन मोड में करें, ताकि इसकी कोई एंड डेट नहीं हो। एंड डेट होती है किसी प्रोजेक्ट की, तो हम इसको प्रोजेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। जल संवर्धन के, जल संरक्षण के, जल को संरक्षित करने के किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को हम एक प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं कर सकते। उसमें निरंतरता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब हर साल रिन्यू होता है। आपका जितना भी पानी है हर साल आप खर्च करते हैं, फिर वो बारिश के माध्यम से मिलता है, बारिश से आप उसको भूजल को रिचार्ज करते हैं, हर साल नदियों में नया पानी आता है। तो इसका कोई एक एंड डेट नहीं हो, नंबर एक, ये मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि इसको एक निरंतर अभियान के रूप में चलाएं, इसको प्रोजेक्ट मोड में खत्म ना करें। एक ये होता है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं पहले, ब्यूरोक्रेसी में हम लोगों को आदत होती है कि एक निश्चित डेट पे हम इसको खत्म करना चाहते हैं, या निश्चित हमारे टारगेट डेट्स होते हैं, लेकिन इसमें टारगेट से आगे हमको काम करना पड़ेगा।
दूसरा, मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से और भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत विविधताएं हैं यहाँ पे। तो जितनी विविधताएं यहाँ पर हैं, अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश को देखा जाए तो ये पूरा कठोर चट्टानों पे बसा हुआ, बेसाल्ट पे बसा हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा। और पूर्वी मध्य प्रदेश हमारा रेतीले एक्विफर्स का जगह है, और जहाँ एल्यूवियम एक्विफर जिसको हम बोलते हैं, और उसमें भूजल की मात्रा बहुत अच्छी है। और इसी वजह से अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भूजल की बड़ी समस्या है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भूजल बहुतायत में उपलब्ध है, नदियां भी बहुत अच्छी हैं, बारिश भी अच्छी होती है। लेकिन इनके लिए हमको दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। जब भी हम जल संवर्धन अभियान की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, सेक्रेटेरिएट में डेफिनेटली हमको ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं जो हम आसानी से समझा सके लोगों को कि भाई ये करना है। अगर मान लीजिए हमको एक पर्टिकुलर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, हमने बोला रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन उस रिचार्ज स्ट्रक्चर की साइज, डायमेंशन, उसकी टेक्नोलॉजी, ये हर जिले के लिए अलग अलग हो सकती है। और इसके लिए हमको एक बड़ा पोर्टल बनाना पड़ सकता है। बड़ा पोर्टल बनाए, डैशबोर्ड बनाए, और उसमें हम लोगों को, आम लोगों को जानकारी दे सकें। क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि अभी भी हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, हमारे मंतव्य बहुत अच्छे होते हैं, वी वर्क विद ए वेरी गुड इंटेंट, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने जब इस योजना को शुरू किया तो उनका इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक और टेक्निकल सपोर्ट है उसमें हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा। उसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लोगों को समझाना है कि अगर आपको रिचार्ज करना है तो जो रिचार्ज शाफ्ट की गहराई आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में 40 फीट से या 60 फीट से काम चल सकता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रिचार्ज शाफ्ट की गहराई 150 फीट से 200 फीट होना चाहिए। उसी तरह से जो रिचार्ज पिट की टेक्नोलॉजी है, रिचार्ज पिट हो सकता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मालवा में बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि ऊपरी सतह काली मिट्टी यानी कि क्षेत्र के हिसाब से जो है वो रणनीति तय की जानी चाहिए। एग्जैक्टली, वो रणनीति तय हो, और वो रणनीति गांव देहात तक हमारे उपयोगी, जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो भाई लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे, उन तक, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए। इसके लिए कोई दस्तावेजीकरण भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा बहुत अच्छा हो, हमारे पास कुछ अच्छी गाइडलाइंस हो, कुछ मैनुअल्स हो, कुछ कागज सरल भाषा में ऐसे हम बना सकें जिसको हम जनता तक पहुंचा सकें, जिसको हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकें कि देखिए इस तरह से हमको ये काम करना है। नहीं तो वो आप पे निर्भर है। उन्होंने बोला कि रिचार्ज शाफ्ट बनाना है, आपने बना दी। उन्होंने बोला आपको खेत तालाब बनाना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, पहले खेत तालाब में एक सब्सिडी होती थी कि साहब आपको खेत तालाब इतनी गहराई तक बनाना है, तब जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। अब उस गहराई के पहले ही अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश में काली चट्टान मिल जाती थी तो किसान बड़ा हताश हो जाता था कि उसको सब्सिडी भी नहीं मिलती। ऐसे केसेस भी हुए हैं, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफिसर है वो गाइडलाइन से बंधा हुआ है। उसको गाइडलाइन है कि ये खेत तालाब की गहराई कम से कम 15 फीट होगी तो हम उसको सब्सिडी देंगे, या जो भी उसमें दिशा निर्देश होगा। लेकिन वहां की अगर मिट्टी ही उस अनुकूल नहीं है तो इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं, मैनुअल्स हैं, हमको इसमें बहुत काम करना चाहिए। बहुत अच्छे से काम हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन भी और टेक्निकल सपोर्ट भी हमको जनता को देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। ठीक है, रमेश जी कितना सहमत है आप? देखिए, अब चूंकि वो उनका अपना सोचना होगा, वो तो जो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं तकनीकी तौर पे वो जाने, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जो सैद्धांतिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है जल गंगा अभियान, तो स्वाभाविक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो ये पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वरूप में ही इसको लागू होगा, एक स्वरूप में इसकी नीतियां बनेंगी और एक स्वरूप में ही प्राथमिकता में ये काम लिया जाना चाहिए कि धरती का हर पोर पानी से आप्लावित रहे। अब स्थानीय स्तर पर अगर कुछ कठिनाई है तो वो स्थानीय स्तर पर ही उसका विचार हो, लेकिन कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस निर्णय को कई प्रदेशों ने उसका अनुकरण किया है और उन्होंने इस तरीके से जल संवर्धन के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की गाइडलाइन को समझा है। मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों के ग्रुप आए हैं और उन्होंने यहाँ से समझा है। तो मोटे तौर पर मैं समझता हूँ ये जो आधारभूत जीवन के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों के लिए पानी की जो बहुत आवश्यकता है, मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं सब प्रत्येक प्राणी की जल की आपूर्ति होगी। और मैं समझता हूं जो मोदी जी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, तो अगर हम विरासत को देखें हमारे जल के आधार पर, तो हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जो पहले आर्किटेक्ट होता था तो केवल राजपथ पक्का बनता था,
घर के अंदर जो अतिथिशाला है वो पक्की बनती थी, बाकी सारा कच्चा मिट्टी का और गोबर से लिपाई होती थी, ताकि अगर एक लोटा पानी कहीं किसी कमरे में गिर जाए तो धरती वहीं ले ले। तो गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, रास्ते का पानी रास्ते में, घर का पानी घर के अंदर, ये जो धरती एब्जॉर्ब करती थी। मध्य प्रदेश सरकार का वही अभियान है। मुख्यमंत्री जी का जो अभी भाषण था, मैं उसको ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने जो प्रतीक के रूप में कहा कि खेत का पानी खेत में रहे, मैं समझता हूँ ये जो जल गंगा अभियान परियोजना उन्होंने आरंभ की है, ये बहुत अच्छी परियोजना है। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र को भी सक्रिय होना होगा और समाज के स्तर पर इसकी जागृति बहुत आवश्यकता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जीवन के लिए जल प्रत्येक प्राणी को आवश्यकता है। जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। बरसात का सारा पानी कितना बेकार होकर के समुद्र में चला जा रहा है और लोग प्यासों मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जल का संरक्षण बहुत अच्छा है। और जो जल गंगा उन्होंने नाम भी दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि वो उसको जल नर्मदा नाम भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जल गंगा नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं गंगा की के प्रति जो एक शब्द आते ही एक आत्मीयता का भाव, एक उत्साह का भाव, एक सकारात्मक भाव जागृत होता है। तो जल गंगा नाम भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा दिया है। इससे मैं समझता हूँ एक अच्छा है। और ये कार्यक्रम, और अगर लोगों का सहयोग उसमें हुआ, जन जागृति हो गई, तो मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश पुनः उसी स्थान पर पहुंचेगा जहां कभी वो रामायण काल में और महाभारत काल में इसकी जो ख्याति रही है। जी रमेश जी, देखिए ये अभियान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम अतिक्रमण को लेकर के बात करें तो अतिक्रमण भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कई सारी ऐसी जल संरचनाएं हैं जहां पर लोगों की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है। इस पर भी अब विशेष ध्यान देना होगा फिर तो। नहीं, निश्चित रूप से उस पर तो ध्यान देना ही होगा। आप मुझे बताइए, नदियों के सारे कैचमेंट एरिया में सारे के सारे लोगों ने मकान बना लिए, कॉलोनियां कट रही हैं। अगर मैं भोपाल की ही बात करूं, मैं बहुत छोटा था और जब हम जाते थे यहाँ से बैरागढ़ की तरफ लाल घाटी को क्रॉस करके, तो बरसात के दिनों में सड़क के ऊपर पानी भर जाता था, रेलवे का ट्रैक और तालाब एक मिल जाता था। अब आप देखिए कि किलोमीटरों तक वहाँ कॉलोनियां बस गई हैं, होटल खुल गए हैं, शादी घर कट चल गए हैं, बड़ा तालाब छोटा होता चला जा रहा है। ये स्थिति केवल भोपाल के बड़े तालाब की नहीं है, ये स्थिति मध्य प्रदेश के अधिकांश सरोवरों की, तालाबों की और नदियों के जो कैचमेंट एरिया है उसकी ये स्थिति है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही पॉइंट कि जल गंगा अभियान की अगर सफल बनाना है तो नदियों और तालाबों के आसपास और नहरों के आसपास का जो सारा इंक्रोचमेंट है उसको हटा करके जमीन खाली करना पड़ेगी और वहां पर ऐसे वृक्ष लगाना पड़ेंगे जिनकी जड़ें जल का संचय करती हैं। मैं समझता हूं इस पर कहीं ना कहीं बहुत चिंता के साथ इसमें आवश्यकता है और अतिक्रमण ना हो। इस अब सालों हो जाते हैं, 20-20, 25-25 साल लोगों को कॉलोनियां बनाने में हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पहुंचता है तो लोग कोर्ट चले जाते हैं। अगर चूंकि सरकार का जो अमला रहता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी को देख लो, चाहे सिपाही को देख लो, कोई भी 1 इंच जगह खाली नहीं है। किसी ना किसी थाने की बीट लगती होगी, नगर निगम की लगती होगी, पंचायत की लगती होगी। मैं समझता हूँ सरकारी अमले को इस पर बहुत जागृति की आवश्यकता है। अगर कहीं कोई इंक्रोचमेंट होना आरंभ हुआ है तो उसको तुरंत वहां से हटाया जाए। मैं समझता हूं तभी प्रकृति बच पाएगी और जल का अच्छे से संचय हो। जी ठीक है सुधींद्र जी, देखिए हम देखते हैं कि जल संचयन के लिए, जल संरक्षण के लिए हमारी जो ज्यादातर निर्भरता है वो हमारे जो प्राचीन काल में बनाए गए जो हमारे तालाब हैं, तमाम जो दूसरे पोखर है या हम बावड़ी कहें, कुएं कहें, हमारी निर्भरता उन पर ज्यादा है। लेकिन इसको लेकर कोई नए काम ज्यादा देखने को नहीं मिलते। हालांकि बीच में एक वो PM सरोवर की योजना आई थी, कई गांवों में बनाई हुई, लेकिन ज्यादातर जो गांव है वो इससे भी छूटे हुए हैं। तो अगर ज्यादातर तालाब अब गांवों में बनाए जाने लगे तो क्या लगता है कि क्या जल संचयन की जो ये अभियान सरकार ने छेड़ा है इसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा अभियान है और ये लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने में बहुत ज्यादा कामयाब होगा डेफिनेटली। इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं या जिस तरह के जल संरचनाएं बनी हुई हैं, चाहे वो बावड़ी हो चाहे कुएं हो, वे केवल प्राचीन है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग की गई उस समय में वो हमारे क्षेत्र के भूविज्ञान को और भूजल को समझ के की गई है। आप देखें, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, पग पग रोटी डग डग नीर, और वो इसलिए मशहूर थी क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ऊपर होता था, बहुत ही जमीन के क्लोज होता था। और ये जो ऊपर वाला पानी है जिसको हम सबसॉइल वाटर बोलते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर वाला, ये हमारी जीवन रेखा हुआ करती थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में
सारे साल बहने वाली नदियां नहीं है और भूजल पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो उस समय लोगों ने ये बड़ा सोच के, समझ के और भूजल का अध्ययन करके इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जिसमें कम गहराई का और चट्टानों के ऊपर के पानी को हम उपयोग करते थे। और इसीलिए ये कुएं बावड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल जल दोहन के लिए उचित थे, बल्कि ये जल रिचार्ज के लिए भी उचित थे। आप बावड़ी की अगर साइज देखेंगे, जो बावड़ियां हमारे यहाँ पुराने समय में बनी हुई हैं, वो बावड़ियां बारिश के पानी को अवशोषित करके जमीन तक पहुंचाने का भी काम करती हैं बारिश में, और फिर वही हमारे लिए वाटर बैंक का काम करती हैं जब गर्मी में उससे पानी निकाला जाए। तो इनको अगर हम सुधारेंगे, इनकी हम अगर देखभाल करेंगे, इनका पुनरुद्धार करेंगे, इनको पुनर्जीवित करेंगे, तो ये न केवल हमारे लिए पानी का स्रोत होंगे, बल्कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बहुत अच्छे साधन हमको उपलब्ध होंगे। नंबर 1। नंबर 2, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी उपेक्षित बावड़ियां, कुएं हैं जिनको हम डिसयूज्ड बोल सकते हैं। तो डिसयूज्ड यानी जो कि जानबूझकर उनका उपयोग बंद कर दिया गया, क्योंकि हमें आदत है कि हम एक बोरवेल करें जिसमें कम जगह लगे, हम एक बोरवेल करें जिससे हम आसानी से पानी निकाल सकें। लेकिन ये जो डिसयूज्ड बावड़ियां हैं, इनकी पहचान करना, इनके लिए रिजुविनेशन का या रिस्टोरेशन का प्लान बनाना, और फिर इनके पानी को लगातार उपयोग में लाते रहना, ये स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी बना दी जानी चाहिए। हर नगर निगम को, हर नगर पंचायत को, हर नगर पालिका को ये सख्त निर्देश होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कोई सा भी कुआं बावड़ी अगर है तो आप उसको संरक्षित करें, आप उसकी मैपिंग करें, आप उसकी इन्वेंट्री करें, और वो रिकॉर्ड राज्य शासन के पास रहे, ताकि वो किसी भी कारण से उस पर अतिक्रमण ना हो सके। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि जो बावड़ियां हैं, बहुत बड़ी साइज होने के कारण और बहुत घनी आबादी में होने के कारण वहां की जगह की कीमत बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उन पे अतिक्रमण होते हैं, क्योंकि उनमें जगह की कीमत बहुत ज्यादा है। उस जगह की, मान लीजिए वो बावड़ी 3000 स्क्वायर फीट की है, तो वो किसी भी हालत में, मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े शहर में 5 करोड़ की जमीन की लागत हो जाती है। तो उस लागत को देखते हुए उस पर अतिक्रमण होते हैं। कई बार वो जल स्रोत को खत्म करने की इच्छा होती है, लोगों की इच्छा है ना, नीयत ऐसी हो जाती है कि इसको बंद करके, पाट के, इसके ऊपर मकान या अपनी हवेली बना। तो इसको नगर निगम को उसकी रिकॉर्डिंग करना चाहिए, सारे असेट्स की मैपिंग होनी चाहिए। इन असेट्स की मैपिंग राज्य शासन के पास भी होना चाहिए कि हमारे इंदौर में इतनी बावड़ियां हैं, जबलपुर में इतनी हैं, भोपाल में इतनी हैं, और उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जब आप पुरानी बावड़ियों का सर्वे करेंगे और उनके निर्माण वर्ष को देखेंगे, तो कई निर्माण वर्ष तो आपको 100 साल से भी पुराने मिलेंगे निश्चित रूप से। और वो जब 100 साल से पुराने हो चुके हैं, तो वो तो आर्किटेक्चरल, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हो गई हैं। वो तो पुरातत्व विभाग को उनकी देखरेख के लिए हमें कहना चाहिए कि ये बहुत पुरानी बावड़ियां हैं, बहुत पुराने कुएं हैं, इनकी देखभाल करिए, इनका रजिस्टर में नाम लिखिए और इनको देखरेख करिए। तो ये तो हो गया ये पक्ष जो हम पुरानी बावड़ियों के लिए। पुराने जो तालाब हैं, उनपे भी अतिक्रमण इसीलिए हो रहे हैं। कई जगहों पर गाँव में अतिक्रमण होते हैं खेती के लिए, कई जगहों पर हमारे शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण होते हैं नई बिल्डिंगें, नई कॉलोनियां बनाने के लिए। आप इनको अगर पुरानी टोपोशीट से मिलान करेंगे, जो टोपोशीट 1950 में पब्लिश हुई थी, उनसे अगर मिलान करें तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे हमारे शहर इसमें अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएंगे। बहुत सारे शहरों में ये हुआ है कि हमने तालाबों को पाट के बाकायदा और अपनी कॉलोनियां बना दी। एक और चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके चैनल को काफी लोग देखते हैं, हम लोग बहुत बार कैचमेंट शब्द का उपयोग बहुत विस्तारित रूप में कर लेते हैं जी। कैचमेंट का अर्थ होता है जहां से पानी बह के आपके तालाब में जाता है। तो मैं अगर यहाँ इंदौर में रहता हूँ, जो कि गंगा जी से करीब 1500 किलोमीटर दूर हूँ, मान लीजिए, या 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर हूँ, तो भी मैं गंगा जी के कैचमेंट में रहता हूँ। तो हम कैचमेंट की बात करें तो हमको ये समझना चाहिए कि हम हर व्यक्ति किसी न किसी कैचमेंट में रहता है। जो बात होनी चाहिए के या जल स्रोत के फ्लड प्लेन की बात होनी चाहिए। कैचमेंट में तो हम लोग सभी रहते हैं, तो फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऐसी होना चाहिए एक हमारे यहाँ पे। कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी होना चाहिए कि हमारे कैचमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन पे निगरानी रख सके। मध्य प्रदेश में कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग एक स्ट्रेटेजी हो। सुधींद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और है। देखिए, इस अभियान के तहत नदियों किनारे पौधरोपण की बात भी कही जा रही है। पौधरोपण से जो है वो कितना, जो उसकी भूमिका रहती है और कितनी मदद मिलती है जल संरक्षण में? ये बहुत ही अच्छा कदम होगा, और हम लोग कई सालों से, दशकों से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि नदियों के किनारे पेड़ या जल स्रोतों के किनारे पेड़ जल स्रोतों को
को जो संबल देते हैं, जो समर्थन देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो अद्भुत होता है। इनका आपस में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है जल स्रोतों का और पेड़ों का, क्योंकि पेड़ आपके क्षेत्र की मिट्टी पकड़ के रखते हैं, वही पेड़ जमीन को पानी देने का काम करते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्ज होता है एक तरह का, जो बारिश के पानी को अपने में एकत्रित करता है और गर्मी के दिनों में या कम पानी के दिनों में वो पानी को रिलीज करता है नदियों के लिए। तो इसीलिए नदी के किनारे अगर पेड़ होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपकी मिट्टी पकड़ बनी रहेगी, मिट्टी बह के नदी में नहीं जाएगी और वो पानी आपको सतत रूप से नदी को मिलता रहेगा और सदा नीरा बनी रहेगी। समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर जी आपका बहुत शुक्रिया और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 19 मार्च से इस अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और इसका उद्देश्य केवल एक है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो जल संरचनाएं हैं उनका संरक्षण किया जा सके और मध्य प्रदेश का जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाया जा सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।